डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस बायोलॉजी भागलपुर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 8 क्लास 12 से है, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग का यह दूसरा लेक्चर है। तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए आप लोगों के लिए वो टॉपिक है अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य शर्तें क्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि हम लोग अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, मतलब ये कि अगर हम बीमार नहीं रहना चाहते हैं तो उसके लिए क्या मुख्य शर्तें हैं, किन किन बातों का मुख्य रूप से हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, टॉपिक ने पॉइंट, संतुलित आहार का उपयोग करना। ये संतुलित आहार क्या होता है पहले समझिए। जैसे मान लीजिए कि आए दिन हम लोग क्या करते हैं कि सप्ताह के 7 दिन में अलग अलग भोजन हम लोग करते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ भोजन ऐसा होता है जिसको हम लोग खाने में बहुत मजा आता है। तो अगर हम लोग को बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है खाने में, जहाँ मान लीजिए कि कोई फूड प्रोडक्ट है जो आप बहुत ज़्यादा उसको लाइक करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि प्रतिदिन आप उसी फूड को खाएं। अब मान लेते हैं कि जो फूड आप खा रहे हैं, जो भोजन आप ले रहे हैं, उसमें अगर प्रोटीन की मात्रा अधिक है, आप कंटिन्यू उसी को खाते जा रहे हैं, तो प्रोटीन जितना बॉडी को चाहिए उससे अधिक मात्रा में हमें अगर आ जाएगा तो उससे भी बीमारी उत्पन्न हो सकती है। संतुलित आहार का मतलब होता है कि अपने, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को अपने लाइफ साइकिल को चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, प्रोटीन, फैट जितना मात्रा में सब चाहिए, तो उतना मात्रा में हम लोगों को वैसे ही फूड को लेना चाहिए जिससे कि सब प्रोटीन यानी न्यूट्रिएंट्स, इसको हम लोग पोषक तत्व कहते हैं, वो हमें मिल जाए। तो इसलिए हम लोगों को संतुलित आहार का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि संतुलित आहार का सेवन होना चाहिए। इससे हमारा क्या होता है, बैलेंस रहता है हमारा बॉडी। दूसरा है व्यक्तिगत स्वच्छता तथा का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या हो गया, पर्सनल केयर, यानी हम जिस जगह रहते हैं, हम कैसा कपड़ा पहनते हैं, कैसे स्नान करते हैं, हमारा शरीर में जो किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। अब जहाँ सोते हैं वहाँ पर मच्छरदानी लगा लेना चाहिए। यानी हम लोग अपना पर्सनल बॉडी का किस तरीके से केयर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप 5 दिन में एक बार स्नान करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि आपके बॉडी में फंगल ग्रो करेगा, तो अब उस तरह से फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं पर्सनल केयर के अंतर्गत अपना साफ सफाई आता है। अब देखिए क्या, नियमित व्यायाम और योगा का अभ्यास करना। व्यायाम और योगा का मतलब हो गया कि हमारे बॉडी का एक्सरसाइज करने के लिए रेगुलर कुछ ना कुछ हम लोग प्रैक्टिस करते रहें प्रत्येक दिन, जिससे कि हमारे बॉडी में समय से पहले किसी तरह का प्रॉब्लम ना आए। यानी हम लोग को अपना फिटनेस बनाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन व्यायाम और योगा का अभ्यास करते रहना चाहिए। संक्रामक रोगों का समय समय पर टीका लगवाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, संक्रामक रोग क्या होता है, कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो आए दिन हमारे समाज में यूं ही फैली रहती है, और वो बीमारी हमें ना हो जाए, वो संक्रामक रोग हमें ना हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टीकाकरण करवाते हैं। टीकाकरण का मतलब होता है कि दवाई 2 प्रकार का होता है। एक दवाई जो बीमार होने के बाद हम लोग खाते हैं, उसे हम लोग जनरल मेडिसिन कहते हैं, और एक दवाई होता है कि हम बीमार ना पड़े पहले से हम लोग ले सकते हैं हमारे बॉडी में। तो अगर हम पहले से बॉडी में अगर किसी भी दवाई को ले रहे हैं तो हमारा टीका है, यानी टीकाकरण। टीकाकरण का मतलब हमने टीका लगवा लिया। ये टीका क्या है, इंजेक्शन के रूप में हो सकते हैं, ड्रॉप के रूप में हो सकते हैं, टैबलेट के रूप में हो सकते हैं, किसी भी तरीके से टीका। तो अगर मान लीजिए कि अभी कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा है, तो कोरोना का टीकाकरण चल रहा है, ऐसे कहिए कि अब कोरोना नहीं हुआ है फिर भी हम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब कोरोना आ जाए तो उससे हमारे बॉडी का उसका जो एंटीबॉडी है हमारे शरीर में पहले से निर्माण हो जाए, जिससे कि ये कोरोना हम लोग को ना पकड़ ले। इसी तरह से हम लोग समझते हैं कि अगर कोई बीमारी ऐसा है जो फैलने का खतरा रहता है, तो उस तरीके का टीकाकरण समय समय पर आदमी को लेना चाहिए। अपशिष्ट पदार्थ को आवाज से दूर रखना है। तो हम लोग जनरली जानते हैं, घर में देखिएगा आपके मम्मी पापा लोग घर में जो हम लोग साफ सफाई करते हैं, क्या करते हैं, जितना कूड़ा कचरा घर में निकलता है उसको क्या बोलते हैं, घर से बाहर कहीं पर एक जगह जमा रखते हैं। बाद में क्या होता है कि उसको हम लोग खेत में डाल देते हैं खाद के रूप में। तो जो डिकम्पोज होने वाले कूड़ा कचरा होते हैं, वो अपशिष्ट पदार्थ को डिकम्पोज मतलब सड़ जलकर खाद बना लेता है। जो उसमें अपशिष्ट पदार्थ है, प्लास्टिक और कुछ आयरन कांच वगैरह बचता है, उसको रिसाइकल करने के लिए कबाड़ी वाला आता है, उसको हम लोग बेच देते हैं। नहीं, इस तरीके से अपशिष्ट पदार्थ से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर अपशिष्ट पदार्थ आपके घर के आसपास में जम रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपको बीमारी कहीं क्रिएट करेगा आपके आसपास में। ध्यान रखना है यहाँ पर।
स्वच्छ भोजन तथा पानी का सेवन, ये तो हम लोग समझ चुके हैं। दुर्व्यसनों से मुक्त रहना चाहिए। दुर्व्यसन का मतलब होता है नशा। नशा यानी कि जो भी हम लोग नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, चाहे गुटखा खाते हैं, उसका दारू पीते हैं, बीड़ी सिगरेट कुछ से कुछ खाते हैं, तो उससे हम लोगों को बचना चाहिए। चिंता से मुक्त रहना, सबसे बड़ी बात है कि चिंता एक ऐसा चीज है, कहा गया है चिंता चिता के समान होता है। यानी अगर आप चिंता करते हैं तो वो आप एक तरह से आप क्या होता है कि मरने की ओर आप जा रहे हैं, ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप मान लीजिए ऐसे समझिए कि आप लोग पूरा दिन कुछ पॉजिटिव सोचते रहते हैं, हम लोग तो पॉजिटिव जब सोचते हैं तो देखिएगा कि बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी बनता है और कुछ करने में उत्साह जगता है। कभी कभी नेगेटिव सोचने लगता है, वो ऐसे ही क्या होगा, पता नहीं, पढ़े नहीं है, कैसा एग्जाम जाएगा, काम नहीं चल रहा है, यूँ ही टेंशन पूरा दिन रहता है। तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में ऊर्जा की कमी होती है। और याद रखिएगा, ज़्यादा डिप्रेशन में रहने से बीपी तो हाई और लो होगा ही, साथ में डायबिटीज का भी खतरा बढ़ जाता है यहाँ पर। तो चिंता से अगर हम लोग मुक्त रहें तो 90% बीमारी हम लोगों को नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। शायद आप लोग समझ सकते हैं। उद्देश्यपूर्ण जीवन प्रक्रम, ये तो मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट है। उद्देश्यपूर्ण मतलब आप लाइफ में जब तक कोई लक्ष्य लेके नहीं चलते हम लोग, तब तक इस जिंदगी को जीने में कुछ मजा नहीं आएगा। ध्यान रहे, अगर आपका उद्देश्य भरा लक्ष्य है तो बीमारी कोसों दूर आपसे ऐसे भी रहेगा। यानी कि आप हमेशा बिजी रहिएगा, पूरा बॉडी आपका वर्क करेगा, तो कहीं बीमारी नहीं होगा। चलिए आप लोग इसको उतारिए, फिर अगले पॉइंट के साथ अभी जस्ट मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है रोग अर्थात डिजीज। ध्यान दीजिएगा, रोग को कैसे समझें कि हम लोग को रोग हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए, जैसे हम लोग प्रत्येक दिन कोई ना कोई कार्य करते हैं जिसको हम लोग दैनिक कार्य कहते हैं, तो कोई एक ऐसा दिन हमारे लाइफ में आता है जब उस दैनिक कार्य के प्रति अभिरुचि हट जाती है, यानी करने का मन नहीं करता है। तो उस स्थिति में ये पता चलता है कि हमारे शरीर का कोई अंग या कोई अंग तंत्र प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, जिसके कारण से हमें उस काम को करने की इच्छा हमारे अंदर हो ही नहीं रही है। तो उस स्थिति को हम लोग कहेंगे रोग। रोग क्लियर है यहाँ पर? तो देखिए क्या लिखे हैं कि जब हमारे शरीर के किसी अंग या अंग तंत्र सामान्य रूप से कार्य संपादित नहीं कर सकती है, तो उस स्थिति को हम लोग रोग कह सकते हैं। अब देख लीजिए मिला कि कौन सा कार्य करेंगे। रोगों के कारण, कॉज ऑफ डिजीज, क्या रोग के कारण हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी जीवों के शरीर में कोई भी पदार्थ या बल, आप कोई पदार्थ कर सकते हैं या उसके अंदर का ताकत कर सकते हैं, वो आवश्यकता से अधिक या कम हो जाता है तो उससे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यानी अगर हमको जितना मात्रा में हम पोषक तत्व चाहिए उतना अगर है तो उस हिसाब से हमारे अंदर एनर्जी है तो बैलेंस है। लेकिन अगर वो ज़्यादा मात्रा में हमें मिल जाए तो भी नुकसान है और कम हो जाए तो भी नुकसान है। ये चीज़ हम लोग कब पढ़ेंगे, जब कोई डिजीज को हम लोग स्टार्ट करेंगे, तब वहाँ पर बताएंगे आपको कि कौन से भी बीमारी किस पोषक तत्व के अधिक होने से और कम होने से होता है, इसकी बातें हम लोग करेंगे। अब देखिए ध्यान से, रोग उत्पन्न होने के कारक निम्नलिखित है। रोग उत्पन्न होते हैं उसके लिए कौन कौन से कारक को पहले समझिए। किसी भी कार्य को संपादित जो करता है वही कारक होता है, यानी करने वाले को कारक कहते हैं। तो ये रोग उत्पन्न करने के कारक क्या हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है जैविक कारक, बायोटिक फैक्टर, जिसको हम रोग जनक या पैथोजन भी कहते हैं। यानी बायोटिक का मतलब होता है कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो रोग उत्पन्न करने में सबसे माहिर होते हैं, जैसे विषाणु, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फफूंदी, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है जो बीमारी को उत्पन्न करते हैं। अब किसके द्वारा कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है ये भी अभी जस्ट अगले टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे हम, वहाँ बताएंगे कि विषाणु के द्वारा फैलने वाले रोग कौन है, बैक्टीरिया के द्वारा कौन से रोग फैलते हैं, ये बताएंगे। अगला है पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट्स एजेंट। एजेंट इसलिए लगाए हैं कि पोषक तत्व के कारण से जो बीमारी उत्पन्न हो सकता है। यानी अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी आ जाए, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, ये सब जो है क्या है, पोषक तत्व कहलाते हैं। ये पोषक तत्व को हम लोग कैसे लेते हैं, तो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं लोग। ये सारे कंपोजिशन किसी न किसी फ्रूट्स में, वेजिटेबल में या फिर अनाज में, सीरियल्स, पल्सेस, सब में अलग अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसको ग्रहण करके हम लोग क्या करते हैं, अपने लाइफ साइकिल को चलाते हैं। अगर इसमें गड़बड़ी होता है तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। चलिए
आप लोग उतारिए, फिर अगले टॉपिक के साथ तुरंत मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगला हमारा है रासायनिक कारक। रासायनिक कारक का मतलब समझिए, केमिकल फैक्टर, यानी कुछ ऐसे केमिकल कंपोजिशन है जिसके वजह से भी हम बीमार पड़ सकते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, पारा, लेड, निकिल, कोबाल्ट, फ्लोराइड, आर्सेनिक, क्रोमियम आदि। तो ध्यान देना है ये क्या है, अब आपको ये जानकारी रखना है। जैसे यूरिक एसिड हो गया, यूरिक एसिड तो आपको पता है कि हमारे बॉडी में, ठीक है, यूरिन के फॉर्मेशन के समय यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो इसकी मात्रा के गड़बड़ी से भी किडनी पे इफेक्ट पड़ सकता है। उसके अलावा फिर मान लीजिए कि बहुत सारे पानी में लेड की मात्रा पाई जाती है, कहीं पारा भी पाया जाता है, कहीं फ्लोराइड है, आर्सेनिक। फ्लोराइड है तो मान लो दांत में प्रॉब्लम आ जाएगा, आर्सेनिक है तो उसमें बहुत सारी बीमारी हो सकते हैं, क्रोमियम। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपोजिशन है। ध्यान रखिए, ज्यादातर क्या किससे, पानी पीने से इस तरह के प्रॉब्लम हमारे साथ आता है कि अलग अलग जगह पर पानी में अलग अलग तरीके का क्या है केमिकल कंपोजिशन पाया जाता है। साथ में ही ऐसा नहीं पानी नहीं पाया जाता है, कुछ ऐसे फ्रूट्स भी है जिस या फिर कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ है जिसमें इस तरह का पदार्थ पाया जा सकता है। इसीलिए ध्यान रहे, जब हम पानी पीते हैं तो पानी का पीएच वैल्यू अगर 7 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 7 पीएच वैल्यू से अगर कम या अधिक रहता है तो उसमें अम्ल और भस्म की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। ऐसा आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। भौतिक कारक क्या होता है, फिजिकल फैक्टर। जैसे मान लीजिए अधिक गर्मी आ गई, देखिए अभी गर्मी कितना अधिक है, पसीना बहा रहा है, तो इस तरह से क्या होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी आने से लू मार देता है हम लोगों को। शीत, ठंडी मारने की है, उसका आर्द्रता, दबाव, विद्युत, ध्वनि, साउंड बहुत ज्यादा सुनाई देंगे तो उससे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे कि हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। अगला हमारा यांत्रिक कारक, जिसको मैकेनिकल फैक्टर कहते हैं। मैकेनिकल मतलब होता है कि घूमना, चलना फिरना, घिसना पिटना, चोट लगना, इस तरह की बातें। तो अधिक घर्षण होने से, माने कोई हमारा बॉडी का कोई पार्ट ज्यादा कहीं घर्ष में आ गया तो उससे कट छट जाता है। चोट लगने से, अस्थि टूटना, मान लीजिए मोटरसाइकिल चलाते हैं, एक्सीडेंट कर गए तो हड्डी टूट जाता है, तो कहीं ना कहीं आप मैकेनिकल रूप से एक्सीडेंट किए हैं। मोच आना, चलते चलते कहीं हम लोग गड्ढे में पैर चला जाता है, पैर में मोच आ जाता है। इस तरह की कोई भी परेशानी होती है तो हमें बीमारी हो सकता है। हम जो अभी टॉपिक पढ़ रहे थे, याद दिलाते हैं आप लोगों को, वह टॉपिक था कि हम लोग किन किन तरीके से बीमार हो सकते हैं, यानी कि उसको कारक क्या है जो हम लोगों को बीमार कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक, कल हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।